हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे मारक भाव के बारे में कि मारक भाव क्या होता है और उसी से रिलेटेड मारक ग्रह क्या होता है। ठीक है दोस्तों, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा डरावना भी है, लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप डरिए ना। ठीक है। मारक भाव बेसिकली दोस्तों उस भाव को कहते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि ऐसा कौन सा भाव है जिससे आपकी मृत्यु के बारे में पता चलता है या जिससे आपका अनिष्ट हो। ठीक है। ऐसे कौन से भाव हैं जो ये बताते हैं। ठीक है। और जो इस भाव के स्वामी होते हैं उनको हम मारक ग्रह कहते हैं। ठीक है। अभी जैसे पिछली वीडियो में अपने भवत भावम सीखा, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है। उसके जस्ट बाद मैं ये टॉपिक लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा एप्लीकेशन है भगवत भावम का ही। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसलिए इसको मैं स्टैंड अलोन तरीके से आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आपकी कुंडली में दोस्तों जो आपके दूसरा और सातवां भाव जो होता है, इसको दोस्तों कहा गया है मारक भाव। ठीक है। सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस आपकी कुंडली का जो होता है, इसको मारक भाव कहा जाता है। ठीक है। इन दोनों हाउसेस में जो भी राशि होती है दोस्तों, उस राशि का जो स्वामी होता है उसको मारक ग्रह कहते हैं या उसको मारकेश कहते हैं। जैसे कोई अगर आपसे कहे कि आपकी कुंडली का मार्केश शनि है, तो इसका मतलब यह है कि वो सेकंड और सेवंथ हाउस का स्वामी होगा या इन दोनों में से किसी एक भाव का स्वामी होगा। ठीक है। बहुत इजी कंसेप्ट है। सेकंड और सेवंथ हाउस आपको देखना है, उसमें कौन सी राशि पड़ी आपको वो देखना है और फिर आपको बता देना है कि इसमें मार्केश कौन सा होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास कन्या लग्न की कुंडली है। ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं आप दोस्तों। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए इसमें मारक भाव कौन कौन से हैं। मारक भाव तो वही होंगे जो मैंने आपको बताया है, सेकंड और सेवंथ हाउस। अब बताइए इनका स्वामी कौन है। सेवंथ सेकंड हाउस का राशि क्या है? सात। सात राशि कौन सी होती है दोस्तों? तुला राशि। तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। ठीक है। अब इस पे आइए। सेवंथ हाउस में 12 नंबर की राशि है। 12 नंबर की राशि कौन सी होती है आपकी? मीन होती है दोस्तों। मीन का स्वामी कौन है? गुरु। तो बस आप फिर कहोगे कि इस कुंडली में मार्केश कौन कौन है? शुक्र और गुरु। इस कुंडली के जातक के लिए शुक्र और गुरु मारक ग्रह हो जाएंगे या मार्केश हो जाएंगे। अब दोस्तों मार्केश करता क्या है? जब भी आपकी कुंडली में दोस्तों मार्केश की दशा आएगी ना, तो वो पीरियड आपके लिए थोड़ा टफ होगा। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जातक की जो मृत्यु होती है वो मार्केश की दशा में ही होती है। ठीक है। लेकिन मेरे अपने अनुभव में मैंने ऐसा देखा है दोस्तों कि ये बात सही बैठती है। ये एक टाइम पीरियड है जहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हो सकता है कि जातक की मृत्यु इसी फेज में हो जाए जब इसकी दशा आएगी मार्केश की। लेकिन ये हमेशा सच नहीं होता दोस्तों। ठीक है। हमेशा ये सच नहीं होता है क्योंकि आप जानते हैं आपके कुंडली में 8th हाउस, ठीक है, और 12th हाउस को कहीं ना कहीं हमने अभी तक पढ़ा है कि ये डेथ को दिखाते हैं। ठीक है। तो ऐसा मेरा जो मतलब एक्सपीरियंस रहा है दोस्तों अभी तक की कुंडली एनालिसिस में, मार्केज डेफिनेटली होता है। ठीक है। लेकिन ये हमेशा इसी की दशा में डेथ हो जब तक कि ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है। अक्सर जब भी किसी की डेथ होती है तो ऐसा देखा गया है कि उसमें 8th हाउस और 12th हाउस का रोल ज़रूर निकल के आता है। या तो उसके इस भाव में जो ग्रह बैठा हो या इस भाव में जो राशि हो, उसके स्वामी की दशा जब आती है तो, और मार्केज के साथ भी अगर वो कॉम्बिनेशन बना ले तो वो टाइम पीरियड बड़ा कठिन हो जाता है जातक के लिए। ठीक है। अगर मृत्यु नहीं भी आती है दोस्तों, ठीक है, तो वो टाइम पीरियड आपके लिए बड़ा कठिन रहेगा। आप बड़े बीमार रहोगे, मतलब यहाँ तक भी स्थिति आ जाती है कि आपको जैसे लगेगा कि मतलब मृत्यु तुल्य कष्ट मिल सकता है आपको। समझ रहे हैं? तो मृत्यु नहीं होगी लेकिन आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाएगा।
एकदम मरणासन्न हो जाओगे, हॉस्पिटल में आप हो, ठीक है, वहाँ पे आपकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, तो मार्केश देखिए ये चीज़ें करता है दोस्तों, ठीक है। मार्केश हो गया, और ये अष्टम और द्वादश भाव की दशा में भी ये होता है। लेकिन मैं फिर से एक बार दोहराऊंगा कि ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों, आप अपनी कुंडली देख के डरिए मत कि अरे मेरी तो मार्केश की दशा चल रही है, अब तो मैं गया, ठीक है। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए आपको प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ कि आप ये देख के डरें, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये टाइम पीरियड जो आपका है ये कठिन होने वाला है, ठीक है। ज्योतिष विद्या क्या है दोस्तों, यही तो है, आपको आने वाले समय के लिए तैयार करती है, ठीक है। अब अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ दोस्तों, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ मेरे घर के पास एक मंदिर है जहाँ मैं रोज़ जाता हूँ पूजा करने, शिव जी को जल देता हूँ मैं। तो वहाँ पे मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे मेरी बातचीत होती रहती है, क्योंकि वो भी ज्योतिष के बड़े ज्ञाता हैं, उनको काफ़ी जानकारी है ज्योतिष की। तो उनसे मेरी एक दिन ऐसी बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे भाई हमारा तो इस वक्त मार्केश की महादशा चल रही है, उसकी अंतरदशा भी चल रही है, लेकिन मैं देखिए एकदम प्रसन्नचित्त हूँ। तो मैंने कहा कैसे पंडित जी? कहें देखिए मार्केश की दशा देखिए कठिन तो होती है, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है उसके बारे में, क्योंकि वो देवी माँ के बहुत बड़े भक्त हैं, ठीक है, माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं, और मैं उनको देखता हूँ कि वो दिन भर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते रहते हैं दोस्तों। दुर्गा सप्तशती का अगर आपने नाम सुना हो, दुर्गा सप्तशती, ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना, अगर आप अपने आप को धर्म की राह पे ले आओगे, अगर आप सच्चे दिल से मतलब भगवान का अगर स्मरण करते रहते हो, नाम जप करते रहते हो, तो वाकई बता रहा हूँ दोस्तों, ये सब जो ग्रह नक्षत्र जो आपकी कुंडली में जो भी चीज़ें हैं ना, ये सब फीकी पड़ जाती हैं, ये सब सेकेंडरी हो जाती है दोस्तों, ठीक है। ये बहुत ही पक्की बात मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए या कवच का पाठ कर लीजिए, या आपने कई जगह सुना होगा विष्णु सहस्त्र नाम का, ठीक है। अगर आप इन सब का रेगुलरली पाठ करते हो दोस्तों ना, आप ये मान के चलो ये बहुत सारे आपके ग्रह दोषों को काट देता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप पूरे सच्चे हृदय से, सच्ची श्रद्धा से किसी का भी पाठ करो, मैं ये नहीं कह रहा आप सब पाठ करना शुरू कर दो, अगर आपकी दुर्गा माँ में आस्था है आप इनको कर दीजिए, अगर आप विष्णु भगवान को मानते हैं, नारायण में आपकी भक्ति है, तो आप इसका पाठ करिए, ठीक है। आपकी जिसमें भी आपकी भक्ति आप करिए। ये जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं दोस्तों ना, सब इनके अनुचर हैं, अनुचर समझते हैं ना। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं किसी ग्रह का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन ये जितने भी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, ये किसके आदेश पे चल रहे हैं? इनके ही आदेश पे तो चल रहे हैं, माँ दुर्गा के आदेश पे तो चल रहे हैं। नव दुर्गा हैं, वो 9 ग्रहों पर राज करती हैं। अगर आप सीधे इनके पास पहुंच गए तो फिर ग्रह नक्षत्र आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते दोस्तों। लेकिन हाँ, एक कंडीशन बस एक है कि आपकी जो भक्ति है वो प्योर होनी चाहिए, ठीक है। सच्चे हृदय से अगर आप इनके पूजा पाठ करते हैं, आपको कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप एकदम मस्त मौला रहोगे और एक समृद्ध जीवन जियोगे, इसमें कोई शक ही नहीं, ठीक है। फिर आप दुनिया भर के उपाय करते रहो, ये रत्न पहन लो या 1.5 लाख की पूजा करा लो, वो सब किसी काम नहीं आता दोस्तों, ये सब ढोंग होता है, ठीक है। जब भी आप भगवान के पास किसी बिजनेस की दृष्टि से जाते हो कि मैं आपको ये दे रहा हूँ आप मुझे ये दो, तो मैं उसको ठीक नहीं मानता दोस्तों, और आपको भी नहीं मानना चाहिए। आप बस एक बात याद रखिए भगवान श्री कृष्ण की, क्या आप बस अपना कर्म करिए और फल की चिंता मत करिए। आपका कर्म है भगवान का स्मरण करना सच्चे हृदय से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। अगर आप वो करते हो दोस्तों, तो आपकी जो भी मार्केश की दशा आ जाए या फिर कोई आपका मृत्यु की दशा चल रही हो, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। बड़ा ही जो भी आपके पुराने पाप होंगे ना, सब कट जाते हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये मेरा अनुभव है दोस्तों, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और आप ये मार्केश को देख के घबराइएगा मत बिल्कुल। मार्केश कई लोग की कुंडली में आते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं होता उनको, और कुछ लोग चले भी जाते हैं दोस्तों, ठीक है, ये भी सच बात है। तो आप बस अपना कर्म ठीक रखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं होगा, कहने का मतलब यही था। अब आपको जो मैंने पिछले एपिसोड में बहुत भावांक के बारे में बताया था, उससे थोड़ा इसको कोरिलेट करके बताते हैं कि दूसरे और 7वें भाव को ही क्यों कहा जाता है मारक भाव।
ठीक है, सबसे पहले सातवां भाव देखते हैं दोस्तों। सातवां भाव आपका जो है ये, अगर आप ध्यान से देखो दोस्तों, तो ये आपके 8th हाउस से 12th हाउस है। समझ में आ गया? 8th हाउस से 12th हाउस है, देख लीजिए। वैसे गिनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 12 भाव ही होते हैं, लेकिन आपकी बेहतरी समझदारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, ये आपका 12th हाउस है फर्स्ट हाउस से। ठीक है, और ज्योतिष में दोस्तों किसी भी भाव से जो उसका 12वां भाव होता है वो उसके व्यय का भाव होता है। व्यय जानते हैं? व्यय, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, खर्चा। ठीक है, अगर आपको याद हो, मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया था कि 12th हाउस किस चीज़ का होता है। ये जो 12th हाउस होता है ये किस चीज़ का होता है दोस्तों? ये आपकी इन्वेस्टमेंट का होता है। ठीक है, ये आपकी एक्सपेंडिचर का खर्चा घर होता है, जेल होता है, हॉस्पिटल होता है, आपकी स्लीप क्वालिटी होता है। ठीक है, और इसके अलावा मेडिटेशन का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों। तो अभी उन सब चीज़ों को छोड़ के आप इस पर फोकस करिए कि ये एक्सपेंडिचर का घर होता है। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लग्न से रिलेटेड है। ठीक है, लग्न का व्यय होना, वो 12th हाउस से आप देख रहे हो, तो मतलब 12th हाउस एक तरह से ये दिखा रहा है कि आपके उस हाउस का व्यय हो रहा है, उस हाउस की हीनता हो रही है, वो हाउस को कम कर रहा है। 12th हाउस आपके फर्स्ट हाउस को और कम कर रहा है, ऐसे समझिए। ठीक है, तो इसी तरह और ये देखिए भगवत भावों का कंसेप्ट हमने लगा दिया, तो सिर्फ इसको हमने फर्स्ट हाउस तक लिमिटेड नहीं रखा, इसको हम हर हाउस में लगाएंगे। लेकिन जब आप इसको स्पेसिफिकली 8th हाउस के लिए लगाओगे दोस्तों, 8th हाउस आपका लॉन्जिविटी का होता है। ठीक है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लॉन्जिविटी होती है आपकी आयु का होता है, आपकी आयु कितनी रहेगी। तो इस भाव से 12th भाव आपकी आयु का व्यय बताता है कि आपकी आयु का व्यय होगा इसमें। आयु का व्यय मतलब डेथ, डेथ नहीं तो कम से कम आपके जो जीवन के जो साल है उसको कुछ तो ये कम कर देगा, इतना कष्ट आपको दे देगा कि आपका टाइम कम कर देगा ये जीवन का। ठीक है, एक कारण तो ये हुआ 7th हाउस को मारक भाव कहने का। अब थर्ड हाउस को क्यों कहते हैं? थर्ड हाउस को क्यों कहते हैं? थर्ड हाउस का रीज़न देखिए दोस्तों। थर्ड हाउस आपका, देखिए ध्यान दीजिए दोस्तों, 8th हाउस से थर्ड हाउस आपका किस नंबर पे आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें नंबर पे ही आएगा। ठीक है, तो आपका जो थर्ड हाउस है दोस्तों, ये भी आपके 8th हाउस से थर्ड हाउस पे आएगा। 8th हाउस से 8th हाउस, माफ कीजिएगा, 8th हाउस से 8th हाउस पे आएगा ये। ठीक है, अब इससे 12वां भाव क्या होगा दोस्तों? एक मिनट, इसको मैं लिख देता हूँ। कहीं ना कहीं दोस्तों थर्ड हाउस भी आपकी आयु को बताता है। ठीक है, क्योंकि ये 8th हाउस से 8th हाउस है, ये भी आयु का ही सिग्निफिकेंस होता है इसमें। ठीक है, अब इससे 12th हाउस आपका क्या हुआ? ये इसके जस्ट पीछे 12th हाउस देखना बहुत आसान होता है दोस्तों, उसके जस्ट पिछला भाव देख लीजिए, वो 12th हाउस होता है। आपको पूरा घूम के आने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपको 10वां भाव देखना है, मतलब मैं आपको एक ट्रिक समझा रहा हूँ, तो आप रादर देन गोइंग दिस डायरेक्शन, आप पीछे चले जाओ ना। अगर आपको 10वां भाव देखना है यहाँ से, तो ये 12 हो गया, 12, 11, 10। ठीक है, कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स हैं, याद कर लीजिए। तो 12th हाउस कौन सा हो गया आपका? थर्ड हाउस से सेकंड हाउस हो गया। इसलिए दोस्तों आपका सेकंड हाउस और 7th हाउस को मारक भाव कहा जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों, और आपने ये भी देखा कि इसमें भगवत भावन को हमने कितने सुंदरता से लगाया। ठीक है, अब देखिए मैंने आपसे कहा था ना, भगवत भावम एक सेंट्रल कंसेप्ट है ज्योतिष का, हार्ट है वो ज्योतिष का। बहुत जगह पे इसको लगा लगा के हमने बड़े सारे थ्योरी निकाली हुई हैं, इसलिए भगवत भावन को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए। मैं इसको अभी यहाँ आई बटन में पॉप भी कर दे रहा हूँ आपकी सुविधा के लिए, उसको जाके देखिए, समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो ज्योतिष का। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, जहाँ पे मैं 3 और भावों को एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है,
तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है, हरे कृष्ण।